2007 की हैलोवीन रात थी। हाई स्कूल का पहला साल और मैं दोस्त इवान, रयान और जेसी के साथ था। हम सब सुपर मारियो के किरदारों की तरह कपड़े पहने थे। मैं लुइगी था क्योंकि मैं दूसरा सबसे लंबा था। इवान मारियो था क्योंकि वो छोटा और मजबूत है। ये नहीं कि मारियो मजबूत है। जेसी वालुइगी था क्योंकि वो बहुत लंबा और पतला है, और रयान वारियो क्योंकि वो मोटा है। तो ये हमारे लिए एकदम सही समूह पोशाक थे। हम एक खुले उपनगरीय इलाके में रहते हैं जहां घरों के बीच अच्छी दूरी है। हेलोवीन पर यह सबसे बुरी बात होती है, मेहनत का कम फायदा। हम घंटों तक ट्रिक ऑन और ट्रीट करते रहे, रात होने के बाद भी, जब ज्यादातर लोग घर लौट रहे थे। मेरे पैर दुखने लगे, मिठाई का थैला भारी हो गया, पर हम तब तक जाने वाले थे जब तक थैले पूरे न भर जाएं। अब बहुत से घरों में कोई जवाब नहीं दे रहा था। शायद ट्रिक या ट्रीटर्स को कैंडी देने का समय निकल गया था। अगले घर पहुंचते ही हमने दरवाजे पर बैंगनी बाल्टी देखी, जो बहुत अच्छा लगा। मैंने करीब जाकर देखा कि वह खाली थी, जो सबसे बुरा एहसास था। घर की खिड़की पर दस्तक सुनकर मैं पीछे मुड़ा। हम सब ने खिड़की की ओर देखा। कोई दिखा नहीं, पर किसी ने पुकारा, रुको, ठहरो। दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी 40 के अंत में, गंजा, बाहर आया। उसने हमें अंदर आने को कहा ताकि वह और कैंडी दे सके। मैंने कहा, हम बाहर ही इंतजार कर सकते हैं। उसने कहा, अरे नहीं, अंदर आओ, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। मैंने फिर कहा, कोई बात नहीं, चलो डैन, चलते हैं। मैंने उस आदमी को धन्यवाद कहा और माफी मांगी। वह चुपचाप खड़ा देखता रहा जब हम वहां से चले गए। मुझे बुरा लगा, पर वह आदमी संदिग्ध लगा। शायद हमने बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर यह कहानी वहीं खत्म हो जाती तो डरावनी ना होती, इसलिए वहीं खत्म नहीं हुई। हम लड़के के कुछ पड़ोसी घरों को छोड़कर आगे बढ़े और अपना काम जारी रखा। अब हम प्रकृति संरक्षण के पास चल रहे थे, तो आसपास ज्यादा घर नहीं थे। इस समय हम यशय के घर की ओर वापस जा रहे थे। मैंने देखा रयान रुक गया था और मैं मुड़कर देखने लगा। क्या हुआ? उसने कहा कि उसने संरक्षण में पेड़ों के पीछे से किसी को हिलते सुना। तब सबके फोन में टॉर्च नहीं थी, तो हम जंगल में किसी को खोज नहीं सकते थे। हम रयान को बता रहे थे कि वो शायद एक रैकून या कुछ और होगा। ये क्लिशे लग सकता है, पर ऐसा होने पर हम तार्किक संभावना ही मानते हैं। ये स्वाभाविक है। हम क्यों मानते कि हमारा पीछा किया जा रहा था? मुझे रयान के कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ाना पड़ा। सड़क पर थोड़ा आगे मैं और इवान ने भी वो आवाज सुनी। जब हम सब रुके, तो पेड़ों के पीछे से आने वाले कदमों की आवाजें भी रुक गईं। इवान ने उस छिपे हुए शख्स पर चिल्लाकर कहा कि वो चला जाए, वरना हम उसकी पिटाई कर देंगे। मुझे पता था कि वो सिर्फ धमका रहा था। मैं उसकी आवाज में घबराहट सुन सकता था। पेड़ों के पीछे से एक टहनी टूटने की आवाज ने हम सबको भागने पर मजबूर कर दिया। मैं, जेसी और रयान वहां से भाग निकले। इवान पहले हमला करने वाला था, पर फिर वो भी हमारे पीछे भागा। हम अंधेरी सड़क पर भागे। जंगल में कम से कम 2-3 लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जेसी की गली आते ही हम तेजी से मुड़े और उसके घर के पिछवाड़े से अंदर घुस गए। सबसे पहले हमने उसके लिविंग रूम की खिड़की से बाहर झांका। हमें कोई नजर नहीं आया। हमें सोचना और चर्चा करनी थी कि उसके कमरे में क्या हुआ। तभी जेसी के पिछवाड़े का गेट बंद होने की आवाज आई। जेसी ने झटपट लाइट बंद कर दी। नीचे बैठक में एक क्लिक और धमाका हुआ। शायद वह जेसी का पिछला दरवाजा था। हम सब चाकू लेकर नीचे जाने और सामना करने पर सहमत हुए। जेसी ने पिछले दरवाजे की बत्ती जलाई, पर वहां कोई नहीं था। तभी सामने का दरवाजा खुला और हम सब जानवरों की तरह चिल्लाए। जेसी की माँ और बहनें दौड़कर नीचे आईं। वे अभी दोस्त के घर की छोटी पार्टी से लौटी थीं। हम सब राहत महसूस करने लगे कि वे ही थीं। जेसी ने घटना बताई, पर उसे कम नाटकीय बना दिया। फिर वह और इवान घर चले गए और रात समाप्त हो गई। रात 12:30 बजे मुझे एक परेशान करने वाला मैसेज मिला। वह जेसी से था।
उसने लिखा, वह मेरी माँ नहीं थी। मैंने जवाब दिया, क्या? उसने तुरंत कहा, पिछवाड़े में मेरी माँ नहीं थी। मैंने जल्दी से टाइप किया, तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ देर बाद उसने बताया कि माँ और बहनों ने कहा वे पिछवाड़े नहीं गईं। मैंने उसे ऊपरी छत से पिछवाड़े की जांच करने को कहा। उसने यह पहले ही कर लिया था। उसने माँ को सब बताया और उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। वहां कोई नहीं मिला, पर जेसी ने ट्रिक और ट्रीट वाले आदमी का जिक्र किया। उस हैलोवीन के बाद जेसी के घर पर कभी कुछ नहीं हुआ।